जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेईई दैट मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम 3 सितंबर 2023 दैट मीन्स जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर वन के कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड में मतलब गंगा नदी किस ज़िले से होकर ये बहती है। तो ये दोस्तों हमारे झारखंड का एकमात्र ज़िला है जिसका नाम है साहेबगंज। इसी से होकर गंगा नदी बहती है और यहाँ पर देखा जाए तो गंगा नदी की जो लंबाई है हमारे झारखंड में मतलब इतना किलोमीटर तक ये बहती है। तो ये 83 किलोमीटर की दूरी तय करती है हमारे झारखंड राज्य में। और ये जो गंगा नदी है ये बिहार के भागलपुर के बाद झारखंड के साहिबगंज और राजमहल को इलाके को छूते हुए ये पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश कर जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो गंगा नदी से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जगन्नाथ मंदिर किस ज़िले में स्थित है। तो ये दोस्तों ये हमारे झारखंड के रांची ज़िले में ये स्थित है जगन्नाथ मंदिर। हालांकि दोस्तों इनसे रिलेटेड पिछले जो एनालिसिस मैंने किया हुआ था पीजीटी का, उसमें दोस्तों ये यहाँ से प्रश्न देखा गया था जो कि मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कि ये पूछा गया था कि रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो कि ये 27 अगस्त पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ये एनालिसिस किया हुआ था, उसी का मैं स्लाइड इसमें बस ऐड किया हूँ। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह जी के द्वारा ये करवाया गया था। और ये दोस्तों ये नागवंशी राजा राम शाह के ये चौथे पुत्र थे जिनके द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैंने उसमें डाले हुए थे, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये मंदिर जो है ये उड़ीसा का जो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है उसी के मेल में ये बनाया गया है, जिसकी अगर ऊंचाई देखा जाए इस मंदिर की तो ये लगभग 100 फीट की ऊंचाई में ये मतलब इसकी मंदिर की ऊंचाई है। अब इस मंदिर में दोस्तों जगन्नाथ भगवान और सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ प्रतिस्थापित है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इनसे रिलेटेड है। और इस मंदिर में देखा जाए तो वर्तमान रूप से निर्माण 1991 ईस्वी में 1 करोड़ रुपए की लागत से ये करवाया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी मैं पिछले एनालिसिस में किया हुआ हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही पिछला जो कल का जो वीडियो मैंने डाला हुआ था जेई का, उसी में मैं ये मेंशन कर दिया था, बता दिया था कि अगर आपको झारखंड की पोर्शन अगर आप नहीं पढ़े हो, आपको नहीं लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे जितने भी एनालिसिस किए हुए हैं लैब असिस्टेंट और पीजीटी का, वो बस आप देख लें, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। ऐसे ही मैंने पूरे विस्तार से सारे वीडियो में सारे एनालिसिस में मैंने किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनके द्वारा 1944 ईस्वी में अप्रैल सितंबर के बीच में ये अहमदनगर की जेल में जब वे उनको रखा गया था, उसी के बीच इनके द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था ये फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, आर्टिकल्स के ऑप्शन थे, उसमें आपको छांटना था कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में जो मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों को ये मेंशन किया हुआ है, जिसमें जो यहाँ के नागरिक हैं उन सभी की क्या एक मौलिक अधिकार होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि भाग 3 में ये मेंशन किया हुआ दोस्तों। जिसमें अगर देखा जाए जो हमारा संविधान का जो ओरिजिनली इसमें देखा जाए तो ये 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा के अब केवल 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये है राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक मेंशन किया हुआ है, राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक मेंशन किया हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक मेंशन किया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक मेंशन किया हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक आर्टिकल्स को पूरे विस्तार से। अगर आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो इसमें डिफाइन किया हुआ है स्टेट को,
और 13 में मेंशन किया हुआ है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में मेंशन किया हुआ है कि कानून के प्रति जो इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आर्टिकल नंबर 14 में। और आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 15 में मेंशन किया हुआ। मतलब आप किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स पे, लिंग के आधार पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन किया हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन किया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 17 की अगर बात करें तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत की जो बातें हैं उन सभी को ये अबोलिशन किया गया है आर्टिकल नंबर 70 में। दोस्तों पहले जो होती थी बहुत सारे जो अपर कास्ट के होते थे, जो लोअर कास्ट के होते थे, उसमें अपर कास्ट वाले जो लोअर कास्ट वालों को मतलब छुआछूत के नज़रिए से देखते थे और उन सभी से मतलब टचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था उसी को ये हटाने के लिए ये आर्टिकल नंबर 17 लाया गया है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 की अगर बात करें तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स इसमें किया गया था, मतलब आप कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 में ये अबोलिश किया गया है। और आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मतलब वाक जो स्वतंत्रता है उन सभी के बारे में आर्टिकल नंबर 19 मतलब 19 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब जो गलती होता है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर मतलब उसमें क्या क्षमा याचना जो होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 21A में इसको अमेंड करके इसको डाला गया है, जिसमें दोस्तों राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें 6 to लेके 14 ईयर के बच्चों को मतलब एजुकेशनल राइट्स को एकदम कंपलसरी करना, ये आर्टिकल नंबर 21 में सब क्लॉज ए में मेंशन किया हुआ है। मतलब ये अब जो है दोस्तों प्रत्येक जो बच्चा होगा इंडिया का, वो जो 6 से लेकर 14 या फिर कुछ ये इसका एज लिमिट है, उन सभी को ये फंडामेंटल अधिकार दे दिया गया है कि उन सभी को शिक्षा का अधिकार एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। और भी आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसों में आदमी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अरेस्ट और डिटेंशन जो किया जाता है पुलिसों के द्वारा उन सभी केसों में मतलब उसमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो ये प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब जो मानव का तस्करी किया जाता है और उन लोगों का फोर्स लेबर मतलब मजदूरी करवाया जाता है, उन सभी के बारे में ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 की बात करें तो प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं उन सभी को प्रोहिबिट करता है कौन, आर्टिकल नंबर 24। और आर्टिकल नंबर 25 में मेंशन किया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को बढ़ाना चढ़ाना उसको फैलाना, इन सभी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल नंबर 25 में ये मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 26 की बात करें तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उन सभी को मैनेज करना, ये आर्टिकल नंबर 26 में मेंशन किया हुआ है। और भी आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल नंबर 27 की बात करें फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियन, मतलब आप कोई भी धर्म को आप प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन किया हुआ है, 27 में सॉरी। आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप को करवाना, ये सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 28 में। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी की जो इंटरेस्ट है उन सभी का प्रोटेक्शन, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब
जो भी माइनॉरिटी है उन सभी को ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने अनुसार मतलब उनमें शिक्षा वगैरह दे सकते हैं। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 जो कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 31 सब क्लोज ए, जिसमें सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इस सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल नंबर 31A में ये मेंशन किया हुआ है। 31B की बात करें तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 31C सेविंग्स ऑफ लॉ इन गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। और भी है जैसे कि आर्टिकल नंबर 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग जो रिट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को ये मेंशन करता है। अगर 35 की बात करें तो लीगलाइजेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन सभी चीज़ों को आर्टिकल नंबर 35 मेंशन मतलब यहाँ पर किया गया है। तो इतने सारे जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों जो हमारे यहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया है। हालांकि ये कुछ कुछ जो अधिकार हैं वो भारत के नागरिकों को और कुछ कुछ अधिकार जो यहाँ पर विदेशों से आए हैं उन सभी को भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। होप आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ये 1857 की क्रांति से ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण बस मैंने इसमें 1857 की क्रांति को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों इसका जो 1857 की क्रांति जो हमारे देश में हुई थी उसका मेन रीज़न ये माना जाता है कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो राइफ़ल्स यूज किए मतलब वो दिए जाते थे जो सिपाहियों को, उसमें गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी का मतलब उसमें उन कारतूसों में यूज किया जाता था, जिसमें दोस्तों उन कारतूसों को खोलने के लिए दांत मुंह का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण ये जितने भी भारतीय सैनिक थे उन सभी सैनिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें से मेन जो विरोध प्रदर्शन किया गया ये मंगल पांडे जी को किया गया था। मतलब इनके द्वारा किया गया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी, जिसके कारण इनको दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पे लटका दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों इसी के प्रतिक्रिया में 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों के द्वारा ये जो नए राइफल लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा उसको मतलब एक्सेप्ट करने में इनकार कर दिया गया, जितने भी 85 भारतीय सैनिक थे। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये जो क्रांतिकारी है वो फैलते गया और इसमें जो है दोस्तों कई कई जगहों में कई जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। जैसे कि अगर देखा जाए तो लखनऊ की जो कि ये अवध की राजधानी थी और यहाँ से दोस्तों नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल के द्वारा यहाँ से नेतृत्व किया जा रहा था 1857 के विद्रोह का। और अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ से नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब जी के द्वारा किया जा रहा था और झांसी से 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जा रहा था। और इनके द्वारा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा इनके पुत्र को प्रॉपर्टी मतलब जो रानी थी वो रजवाड़ा था वो उसमें मतलब दत्तक पुत्र को वो नहीं देना चाहते थे। वो रानी लक्ष्मीबाई की प्रॉपर्टी को अंग्रेज़ों के द्वारा वो हथियाना चाह रहा था, तो इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के खिलाफ ये इस विद्रोह में ये भिड़ गई थी। और भी जगह जैसे कि ग्वालियर जो कि जिसमें दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें नेतृत्व किया था और इनके साथ मिलकर नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ ये ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ी थी। और अगर बिहार की बात करें तो इसमें नेतृत्व कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। जो ये सभी चीज़ें दोस्तों जो कि 1857 की क्रांति से ये रिलेटेड है। हालांकि दोस्तों अगर ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है मतलब कि जो 1857 की क्रांति है वो अगर पूरे भारतीयों के द्वारा अगर वो क्रांति लड़ी जाती तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया गया और कहीं कहीं कुछ इलाकों में ये 1857 की क्रांति वो देखने को मिला था, जो कि दोस्तों बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा ये क्रांति को दबा दिया गया था। अब इसमें दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं विभिन्न लेखकों के द्वारा, उसे भी जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा लिखा गया बुक था
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनके द्वारा लिखा गया, जो कि 1857 के विद्रोह पर ये बुक बेस्ड है। अगला बुक है पूरन चंद्र जोशी, जो कि ये इनके द्वारा लिखा गया था, रिबेलियन, और 1857 ए सिम्पोजियम इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट लेखक है जिनका नाम है जॉर्ज बुश मलेसन, जिनके द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा गया था। क्रिस्टोफर हेवर्ड जी के द्वारा ग्रेट म्यूटिनी लिखा गया था। इकबाल हुसैन जी के द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, और खान मोहम्मद सादिक खान जी के द्वारा एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो विभिन्न लेखकों के द्वारा 1857 की क्रांति से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई थी, ये सभी पुस्तकें हैं दोस्तों। तो होप ये आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि 2023 का आईपीएल किसके द्वारा जीता गया था दोस्तों। तो ये जीता गया था चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया था, जिसमें दोस्तों इनके द्वारा गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ये जीता गया था, जिसमें दोस्तों लक्ष्य था 171 रन, मतलब गुजरात का स्कोर था 214 पर, मतलब ये 4 विकेट था, और चेन्नई का स्कोर था 171। हालांकि ये आपको थोड़ा बहुत जो क्रिकेट रेगुलर मतलब देखते हैं उन सभी को ये समझ में आता है, क्योंकि जो उस टाइम जो हो रहा था शायद बारिश वगैरह हो गया था, जिसके कारण कुछ जो एक ओवर होता है जिसमें ये करना होता है, एक ओवर या कुछ थोड़ा सा के लिए दिया जाता है। हालांकि मैं क्रिकेट रेगुलर नहीं देखता हूँ, तो जिन लोग देखते होंगे उन सभी को ये पता होगा। अब दोस्तों जितने भी आईपीएल हुए हैं उनमें जो जीता है और जो रनर अप रहा है, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। ये तो 2023 का तो हो गया, चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस को हरा के जीता। 2022 की बात करें तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता था। 2021 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के। 2020 मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हरा के, और इसी तरह 2019 मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग को हरा के। हालांकि इतना तो कोई नहीं पूछेगा, ये लास्ट 3 या 4 आप ध्यान में रखें, यहीं से आपको देखने को मिल सकती है। और अगर 2008 की बात करें तो राजस्थान रॉयल चेन्नई सुपर किंग को हरा के ये जीता था दोस्तों। तो ये सभी लिस्ट दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है जो पूछा गया था थर्मोडायनामिक्स हीट इंजन से, ये प्रश्न देखने को मिला था पेपर 2 में शायद, या फिर पेपर 1 में भी जो प्रश्न पूछे गए थे। अगला जानते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया था कि रजरप्पा मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो जो रजरप्पा मंदिर है, यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका का मतलब यहाँ पर मंदिर स्थापित है, और ये रजरप्पा रामगढ़ में ये सिचुएटेड है। तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं। जो छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, ये दोस्तों दामोदर तथा भैरव, जिसको भेड़ा नदी भी बोलते हैं, उसके संगम पर ये स्थित है। और अगर देखा जाए तो रामगढ़ से ये 28 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है रजरप्पा मंदिर। और इस मंदिर में देखा जाए तो जो वास्तुकला इसमें यूज की गई है, ये असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान इस मंदिर को बनाया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। अब इसमें बात करें तो इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है, और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, छिन्नमस्तिका कहा जाता है। जो कि माँ काली का यह छिन्न मस्तक जो चंचलता का प्रतीक ये दिखाता है दोस्तों। इस मंदिर में जो माँ छिन्नमस्तिका का प्रतिमा है, जिसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर दाएं हाथ में उनके हाथ में डाकिनी और बाएं हाथ में उनकी साकिनी विराजमान है, और पैरों में देखा जाए पैरों के तले ये रति कामदेव विराजमान है यहाँ पर दोस्तों, जो कि इसकी प्रतिमा में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य भगवान और भगवान शिव का 10 मंदिर यहाँ पर मौजूद है रजरप्पा रामगढ़ में। और भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। एक दिवंती मतलब किंवदंती के अनुसार, मतलब एक कथा के अनुसार, शिव जो भगवान शिव थे उनके नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था, तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती का अंग, वस्त्र या फिर आभूषण गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया है दोस्तों। और यही माना जाता है कि रजरप्पा में भी यहाँ पर गिरा हुआ था। और इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रजरप्पा मंदिर है, ये भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ये माना जाता है। और इस स्थान का यूज दोस्तों प्रयोग किया जाता है तांत्रिक और अपनी तंत्र साधना हेतु। यहाँ पर जो भी
डायन भूत वाला जो होता है वो यहीं पर आके मतलब यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है। और भी चीज़ें यहाँ पर है, जैसे कि 1947 में तक जो यहाँ पर जो मंदिर जो था, ये छिन्नमस्तिका मंदिर, वो वनों से घिरा हुआ था, जिसके कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर के नाम पर भी पड़ा था दोस्तों। और इस मंदिर में देखा जाए तो शारदीय दुर्गा अवसर के मतलब उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है और बकरे की पहली बलि ये दिया जाता है संथाल आदिवासियों के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा से रिलेटेड हैं दोस्तों। होप ये आपको पसंद आया होगा। हालांकि आने वाले एग्ज़ामों में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। झारखंड के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा रजरप्पा मंदिर, कुछ इस तरह दिखता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के वर्ल्ड कप से संबंधित मतलब इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, इसमें देखा जाए तो ये हमारा देश भारत के द्वारा जीत हासिल किया गया था, जो कि श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर ये जीत हासिल था दोस्तों। तो ये ध्यान में रखें। और इसमें दोस्तों मैन ऑफ द मैच का जो सीरीज़ है, मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया था युवराज सिंह, जो कि ये भारत के हैं। और सर्वाधिक रन इसमें बनाए थे तिलकर्तने दिलशान जी के द्वारा, जो कि 50 रन बनाया गया था और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया था जहीर खान जी के द्वारा, जो कि 21 विकेट लिया गया था और ये भारत के। और एक और खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, इनके द्वारा भी 21 विकेट लिया गया था, जो कि ये पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड जो टीम थे, जो कि 14 टीम्स को क्वालिफाई किया गया था, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीम ये कुछ इस तरह की थी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे थी। और ग्रुप बी की टीम जो थी इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और ये सभी आयरलैंड या और नीदरलैंड और इधर कनाडा और केन्या। और जो फाइनल में जो मैच हुआ था श्रीलंका और इंडिया के बीच हुआ था और इंडिया जीत गया था और श्रीलंका हार गया था दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि 500 रुपये मतलब क्या चीज़ वहाँ पर मेंशन हो, वैसा कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था। तो चलिए जानते हैं जो नया 500 रुपये का नोट है उसका जो अगर देखा जाए डायमेंशन, तो ये 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर यहाँ पर इसको देखने को मिलता है, जो कि ये स्टोन ग्रे रंग का ये नया 500 का ये नोट है, जिसमें दोस्तों ये वर्तमान जो ये गवर्नर का हस्ताक्षर होता है महात्मा गांधी के चित्र के साथ एक अशोक स्तंभ यहाँ पर प्रतीक भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसके पिछले तरफ देखा जाए तो लाल किले की एक आकृति और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और एक टैग लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो 500 रुपये का नोट है। और इसमें दोस्तों इस बैंक नोट में 17 भाषाओं में लिखा हुआ है, मतलब 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, इस तरह 17 भाषाओं में ये लिखा हुआ है। और इस बैंक नोट की अगर बाएं और देखा जाए तो सूक्ष्म अक्षर में RBI और 500 लिखा हुआ है। और इसके रंग परिवर्तन के साथ बैंक नोटों पर भारत, RBI और 500 अंकित खिड़की वाला सुरक्षा धागा नोट को झुकाने और धागे के हरे रंग के कुछ यहाँ पर दिया गया है। यह आपको दिख रहा होगा नया 500 का नोट और जो पुराना 500 का नोट, जिसमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी शायद दांडी मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी और यहाँ पर लाल किला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें और ये जो 3-5 लाइन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो दृष्टिहीन जो लोग होते हैं उन सभी की ये पहचान के लिए ये दिया गया है, ताकि वो छू के वो आजमा सके। और ये यहाँ पर मतलब इसमें कुछ उभार टाइप का यहाँ पर 500 और ये सभी चीज़ें लिखी हुई है, जो इससे जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उन सभी को मतलब वो सभी छू के पता कर लेते हैं कि ये 500 का नोट है। और भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो नोट इशू होता है, तो इसमें दोस्तों जो गवर्नमेंट जो इशू करता है नोट, उसमें 1 रुपया को छोड़ के बाकी सभी अप टू 1000 रुपये तक का ये कॉइन इशू कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसमें इनको पावर दिया गया है। कॉइनेज एक्ट 2011 में ये गवर्नमेंट को पावर दिया गया। इसीलिए कभी कभी आप सुनते होंगे राष्ट्रपति ने ये स्मारक सिक्का जारी किया, इनके नाम पे 100 रुपये का, 500 रुपये का,
200 रुपये का। ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा, जो कि ये करंट में आपको देखने को मिलता होगा। तो इसी कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत वो गवर्नमेंट इशू करता है। अब इसमें और भी चीज़ें, जैसे कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट मीन्स वित्त सचिव का उसमें साइन होता है, ना कि उसमें गवर्नर का साइन नहीं होता है। और यहाँ से काफ़ी बार डिफरेंट एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो 1 रुपये का जो नोट होता है, ये प्रॉमिस को, ये मतलब ये नहीं कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर वगैरह जो लिखा रहता है बाकी जो नोटों में 10 रुपया, 20 रुपया, 500 जितने भी नोट रहते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर वगैरह जो रहता है। तो ये 1 रुपये के नोट में ये नहीं लिखा रहता है। अब जो आरबीआई जो करेंसी इशू करता है, इसमें इनका जो अधिकार होता है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको, आरबीआई को अधिकार प्राप्त है कि वो नोट को छापे, जारी करे, ये सभी चीज़ें। और जितने भी जो 1 रुपये के नोट के छोड़ के उन सभी में ये आई प्रोमिस टू पे बियरर वगैरह ये सभी लिखे होते हैं। ये इसलिए लिखा होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास नोट फट जाए तो आप किसको, अगर कोई नहीं ले रहा है, नोट पूरा ख़त्म मतलब ख़राब हो ये वगैरह हो गया है, तो आप जाके आरबीआई में डायरेक्ट वो उसको चेंज कर सकते हैं और वो आरबीआई आपको वही नोट, मतलब उतना ही, मतलब जो नोट आप दोगे उसी के लगभग में वो आपको नोट वापस करेगा। तो ये सभी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो पूछा गया था, कुछ ये जनजातीय विद्रोह से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं जनजातीय विद्रोह को भी एक बार पूरे विस्तार से। हालांकि मैंने जितने एनालिसिस किया हुआ था उसमें मैंने ये डाला हुआ था जहाँ जहाँ जनजातीय विद्रोह का जिक्र आता था दोस्तों। तो एक बार इसमें भी जान लेते हैं। इसमें दोस्तों अगर ढाल विद्रोह की बात करें तो ये ढालभूम क्षेत्र में ये हुआ था। और इसका कार्यकाल देखा जाए, मतलब किस किस टाइम पे ये हुआ था, तो ये 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक ये चला था, जिसमें नेतृत्व करता था ये जगन्नाथ ढाल जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और इसके दमन करता था लेफ्टिनेंट रुक और के मॉर्गन के द्वारा ये इस विद्रोह को दमन किया गया था। चुआर विद्रोह की बात करें तो ये सिंहभूम क्षेत्र में चला था, जो कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। और ये रघुनाथ महतो और श्याम गंजम जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसके दमन करता था लेफ्टिनेंट गुडियार और मैक क्रॉफर्ड के द्वारा दमन किया गया था। चेरो विद्रोह की बात करें तो ये पलामू क्षेत्र में चला था, जो कि 1770 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला था। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और इसके दमन करता था कैप्टन जैकब कैमक के द्वारा ये दमन किया गया था दोस्तों। और भी यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पर जैसे कि संथाल विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू कान्हू जी के द्वारा किया गया था। और ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक ये चला था। हालांकि इसी एग्ज़ाम में शायद ये एग्ज़ाम, मतलब ये पॉइंट यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, जिसमें फूलो झानो वगैरह जो है, शायद पीजीटी का मैंने एनालिसिस किया हुआ था, वो मैंने याद आ रहा है हमको, उसमें ये पूछा गया था दोस्तों। अगला है मुंडा उलगुलान की अगर बात करें तो रांची और खूंटी इलाके में देखने को मिला था, जो कि ये इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। बाकी आप खुद से आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि झारखंड के धनबाद में कोयला उत्पादन से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर इसकी बात करें तो झरिया जो है पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% ये उत्पादित करता है। और अगर झारखंड को अगर देखा जाए, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार वाला राज्य हमारा झारखंड है, जो कि इसमें दोस्तों झारखंड सरकार के एक विभाग के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि लगभग 27.3% कोयला जो है झारखंड राज्य में ये पाया जाता है पूरे देश का। और इसमें दोस्तों इंडियन मिनरल एयर बुक जो 2021 का है, इसमें बताया गया है कि 16.66% उत्पादित किया जाता है झारखंड राज्य में, पूरे देश का 16.66%। और इस रिपोर्ट के अनुसार और भी बताया गया है कि कोयला भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, और हमारे झारखंड राज्य का चौथे स्थान पे ये आता है। और ये इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 का रिपोर्ट ये बताता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन अगर देखा जाए तो ये दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में ये आरंभ हुआ था। सबसे पहला मतलब कोयला खनन का काम यहाँ पर शुरू किया गया था। और झारखंड में कुल कोयला उत्पादन लगभग 95% का उत्पादन दोस्तों ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कोकिंग कोल का 100% मतलब 100% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है।
और भी चीज़ें हैं जैसे कि दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला के कुछ प्रमुख खदानें हैं जैसे कि पिपरवार, साधु तथा मगध, अशोक, संघमित्रा, अम्रपाली, चंद्रगुप्त की अवस्थिति जो कि बड़कागांव और हजारीबाग क्षेत्र में ये सभी खदानों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ रीजनिंग में प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग से प्रश्न था, कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया था। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले थे दोस्तों। तो इतनी सारी जो प्रश्न दोस्तों आज के देखने को मिला, जो हमें प्राप्त हुआ उसका मैंने इसमें एनालिसिस करके दे दिया हूँ। तो दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। कोई जो होते हैं जो आलतू फालतू कमेंट करते रहते हैं, उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अच्छा बोलने की ये नहीं है तो आप बुरा भी ना बोलें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।